Hello everyone. Myself Dr. Muhammad Fahim Haider. My highest qualification is PhD from Jamia Hamdard. ये चैनल एक्चुअली मैंने क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो मैं कहीं किसी तरह आप तक पहुंचा सकूं। और बेसिकली मेरी पीएचडी फार्मास्यूटिक्स में है और मैं फार्मास्यूटिक्स का टीचर हूँ स्पेशली। तो मैं कोशिश करूँगा कि फार्मास्यूटिक्स जो फार्मेसी में बी फॉर्म फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो भी सिलेबस है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, मैं एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आपको पता चलता है कि ये डॉक्टर वेल एजुकेटेड है, इसके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ वो बंदा या वो डॉक्टर वेल एजुकेटेड वेल एक्सपीरियंस है। तो आपको अपने आप में ही ये लगता है कि हाँ, ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में होगा। उसी तरह आपको ये भी पता चलनी चाहिए कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ताकि आपको ये पता चले कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया पीएचडी है। मैंने पीएचडी जामिया हमदर्द से किया है 2018 में। और पीएचडी के बाद मैं कॉन्टिन्यूसली टीचिंग लाइन में हूँ। तो अगर आप ईयर काउंट करेंगे तो 6 to 7 ईयर पीएचडी के बाद मेरी एक पास एक्सपीरियंस है। ऑल्दो मैंने पीएचडी के ड्यूरेशन में भी टीचिंग की है, वहाँ पे जब मैं दिल्ली में था जामिया हमदर्द में, और उस ड्यूरेशन में भी मैंने बच्चों को जीपैट की प्रिपरेशन कराई है। बेसिकली जो मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो जो क्लासरूम में जो मैं पढ़ाता हूँ थ्रू पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, वही मैं आप तक डिलीवर करूंगा। मैं अलग से यूट्यूब के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि वो जो वीडियो हैं जो हमारे क्लासरूम के हैं वो एक्चुअल वीडियो है। और उसके दो फायदे हैं उस वीडियोस के। पहली चीज ये है कि उसके अंदर मैं सारे कंटेंट जो भी सिलेबस में मेंशन है, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी टॉपिक, वो सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। तो पहली चीज ये कि आपको सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। दूसरी ये चीज है कि वहाँ पे मैं पावर पॉइंट पे पढ़ाता हूँ, तो एज ए नोट्स के फॉर्म में आपके पास पावर पॉइंट के नोट्स आ जाएंगे। अगर आपको पढ़ना होगा आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते। साथ में एक और चीज मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि जीपैट जो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो स्पेशली बच्चे फोर्थ ईयर में तैयारी करते हैं ताकि क्वालिफाई करने के बाद एम फॉर्म में अच्छे कॉलेजेस में, स्पेशली बीएचयू, जामिया हमदर्द, नाइपर, सागर, सागर मतलब हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, और भी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं और क्वालिफाई करने के बाद उन्हें एडमिशन मिलती है। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे पास अगर मैं कहूँ तो अच्छी खासी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जीपैट एक नहीं दो नहीं 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मैंने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है। मेरे पास क्योंकि जितनी भी एक्सपीरियंस है और जितना भी मैंने जीपैट दिया या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उन सारी बेसिस पर मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि आप सेमेस्टर पास कर सको। साथ में जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सेमेस्टर के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाए, फॉर एग्जांपल जीपैट की, या कोई बी फॉर्म के बाद कोई फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं पे भी, तो उनके लिए भी ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा सफिशियंट है। मेरे पास 2 बुक है जो मैंने लिखी हुई है। एक फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर में चलती है बी फॉर्म में एज पर पीसीआई सिलेबस, और दूसरा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो थर्ड सेमेस्टर में चलती है एज पर पीसीआई। करेंटली मैं बायोफार्म जो बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स जो 6 सेमेस्टर में चलती है उस पर वर्क कर रहा हूँ, और होपफुली कि जल्दी वो भी बुक आ जाए। तो जो भी 2 बुक अभी तक मैंने लिखी है वो दोनों बुक आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रही होगी। अगर आप चाहोगे तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये सारी बुक अवेलेबल है ऑनलाइन। या तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, या तो आप अमेजन से, या जो पब्लिशर है उसके ऑफिशियल साइट पे ये सारी बुक अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है इस बुक में, जैसे मैंने बताया कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो सिर्फ ये मेरे माइंड में सेट नहीं होता कि सिर्फ मुझे
बच्चों को सेमेस्टर पास करानी है, मुझे ये भी चीज़ें माइंड में रखनी होती है कि बच्चों को सेमेस्टर के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फार्मेसी से रिलेटेड है उनको भी क्वालिफाई करनी है। तो ये बुक भी उसी से बेस्ड है। इसमें जो भी कंटेंट है वो आपके सेमेस्टर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सफिशियंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको वीडियोस के थ्रू डे बाय डे, जैसे मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा सारे के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आपको पर्सनली कोई चीज़ें पूछनी है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है और आपको चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूसली अपलोड हो और आपके तक नोटिफिकेशन जाए, तो आपको चैनल तो सब्सक्राइब करनी ही होगी, आपको ऐसे पता ही है। क्योंकि ये सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स से, और पहले हम बायो फार्मास्यूटिक्स की वीडियो अपलोड करूंगा 1 बाय 1। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही फिर और सेमेस्टर स्टार्ट होगा और नए बैच स्टार्ट करेंगे फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स वाले वीडियोस अपलोड करूंगा, और फिर साथ में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और जो भी रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट है उन सारे वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके सो इट्स ऑल अबाउट, हमने डेफिनेशन पढ़ा था बायो अवेलेबिलिटी का। क्या होता? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ any administered drug that will reach to systemic circulation and the utilization of these knowledge to make or to formulate any dosage form that will show maximum therapeutic efficacy we can understand in biopharmaceutics। देखो ये एक सेंटेंस में है डेफिनेशन, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारा फॉर्मुलेशन है उसकी एफिकेसी मैक्सिमम हो, उसमें सारे चीजें आ गए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्माकोकाइनेटिक्स। एज वी नो इन फार्माकोकाइनेटिक्स वी हैव डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 पार्ट आ गए। उसके बाद फॉर्मुलेशन फैक्टर्स, जो आपने फॉर्मुलेशन बनाए उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों का हम जो नॉलेज है उसको यहाँ पे यूज़ करके एक ऐसे फॉर्मुलेशन को बनाते हैं जिसकी इफिकेसी मैक्सिमम हो, जो मैक्सिमम एक्शन अपनी बॉडी के अंदर शो करे। ओके, सो व्हेन यू सी द डेफिनेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, बेसिकली it can be defined as study about interrelationship of physico-chemical properties of drug. Physico-chemical properties means drug pH, drug lipophilicity, drug solubility, drug pKa, drug partition coefficient, all includes comes under physico-chemical properties. Okay, next is the dosage form in which the drug should be given. Which type of dosage form you should give to the patient, that means it will show maximum effect, maximum therapeutic effects. Okay, it may be solid dosage form, it may be liquid dosage form, semi-solid or gaseous dosage form. Okay, next is the route of administration, which route you should prefer for different patient. And the last, the rate and extent of systemic drug absorption, that means bioavailability. Also, biopharmaceutics deals with the factors that influence the protection of activity of drug within the drug product. That means if you have formulated one dosage form, that means you have protected that drug from the external environment. आपने कोई ड्रग एपीआई को लेके फॉर्मुलेशन बनाया, इसका मतलब आपने क्या किया, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, राइट। द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट, सेम चीज, जो आपका ड्रग प्रोडक्ट है, जो डोजेस फॉर्म है, वहां से ड्रग का जो रिलीज काइनेटिक्स है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ओके, मे बी इट विल रिलीज क्विकली, मे बी इट विल रिलीज स्लोली। Okay, the rate of dissolution of drug at the absorption site. Now this is related to the
पेशेंट। दैट मीन एब्जॉर्प्शन साइट, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा? बॉडी के अंदर ही तो होगा, राइट? सो रेट ऑफ डिसोल्यूशन when you have taken any medicine, what will be the rate of dissolution inside the body and the systemic absorption of the drug, because after systemic absorption it will show their action or pharmacological action. Okay, these all parts we will discuss in biopharmaceutics. अब आप देख लो, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जो फार्माकोलॉजी के हैं, बहुत सारे पार्ट हैं जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिक्स के हैं। वो सारे के सारे हम कहाँ पढ़ेंगे? बायोफार्मास्यूटिक्स। ओके, also will check the relationship between in vitro and in vivo method. After making formulation, we'll check in vitro release, that means inside the lab, and हम assume करेंगे, we will assume that the same release pattern will follow inside the body or patient body. ठीक है, हमें तो एनिमल मैक्सिमम में मिलते हैं, हाई लेवल पे रिसर्च में, पीएचडी में या एम फॉर्म में। बी फॉर्म में तो एनिमल भी नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? लैब में परफॉर्म करते हैं इन विट्रो रिलीज। इन विट्रो मीन्स इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और सेम चीज़ को हम एज्यूम करते हैं कि बॉडी के अंदर जब ये मेडिसिन जाएगा तो सेम रिलीज पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर एम फॉर्म में है आप मास्टर पे या पीएचडी में, तो आपको एक एनिमल दी जाती है, वहाँ पे आप चेक करते हैं। ह्यूमन बॉडी पे आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए। तो हमें अज्यूम करनी है। ओके, सो दीज ऑल पैरामीटर्स विल डिस्कस इन बायोफार्मास्यूटिक्स। ओके, एंड एज आई सेड, pharmacokinetics. This is pharmacokinetics. And in pharmacokinetics, when you describe in one sentence, you can say what does body to the drug. And it includes absorption, distribution, metabolism, and excretion. And similarly, the second part of biopharmaceutics is pharmacodynamic. That means what does drug to the body. अब जो ड्रग है, जो मेडिसिन आप जब खाते हो, उसका क्या एक्शन है बॉडी पे? ये बॉडी का क्या एक्शन है ड्रग पे, और यहाँ पे ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी पे। तो क्या क्या एक्शन हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो वो अपनी जो एक्टिविटी है वो शो करेगा, दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। therapeutic efficacy, okay, or maybe it will show toxic effect, होता है ना ड्रग का। सो या तो वो अपनी एक्टिविटी जो जिस रीजन से आपने लिया वो शो करेगा, जो इंटेंडेड रीजन है, या फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। दीज कम्स अंडर फार्माकोडायनेमिक, ओके, एंड बोथ आर parts of biopharmaceutics, pharmacokinetic as well as pharmacodynamic. These are the parts of biopharmaceutics. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, what are the applications of biopharmaceutics, आज इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, कल से मैं स्टार्ट करूंगा एब्जॉर्प्शन पार्ट, फर्स्ट वाला। सपोज when we are talking about application of biopharmaceutics, so first application, if any
कंपनी वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, और या उसका ऑलरेडी मार्केट में एक प्रोडक्ट है, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट को चेंज कर दे. फॉर एग्जाम्पल, आयुष हैज वन कंपनी and he is selling tablet A in the market for any disease. And as we know, in tablet we have different types of ingredient or excipient. For example, कौन कौन से होते हैं? बाइंडर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, डायलुएंट, disintegrant, and many more. And suppose he wants to change some of the ingredient. एक टैबलेट जो ऑलरेडी मार्केट में है, अवेलेबल है, इसने एफडीए से अप्रूवल लिया हुआ है और मार्केट में ये सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं. ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि इसके कुछ इंग्रेडिएंट को मैं चेंज करूं. फॉर्मुलेशन सेम है, टैबलेट है, टैबलेट ही रहेगा, बस इंग्रेडिएंट. अगर आप बात करेंगे बाइंडर की तो बहुत सारे एग्जांपल है. इसने पहले कोई और एग्जांपल यूज किया हुआ था, अब चेंज करना चाह रहे हैं, या बाइंडर की जगह पे डाइल्यूएंट की बात कर ले, या कोई सा भी, राइट. So after changing, first of all, suppose he made tablet B after changing the ingredient, and now he wants to sell this tablet to the market. Before going to market, he should take permission from the regulatory authority, और इंडिया में कौन सा है? FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. इसको परमिशन लेना होगा. भले ही इसका एक टैबलेट मार्केट में है, चांस है कि शायद इसको परमिशन मिल जाए क्योंकि ऑलरेडी इसके मार्केट में है, लेकिन परमिशन के लिए भी क्राइटेरिया है. क्या क्राइटेरिया है? कि जो अब इसने टैबलेट बनाया है बी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक होगी. ठीक है, और फर्स्ट वाले टैबलेट से मैच करना है. अगर या तो बराबर है या ज्यादा है तब तो अप्रूवल मिलेगी, और अगर इससे कम है, जो ऑलरेडी मार्केट में उससे कम है, तो अप्रूवल नहीं मिलेगी. With the knowledge of biopharmaceutics, you can compare bioavailability of two similar type of formulation. फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया बायोफार्मास्यूटिक्स का. सेकंड एप्लीकेशन, सेम आयुष already marketing one tablet, now he want to change his dosage form. अभी ये टैबलेट के फॉर्म में बेच रहे थे, अब ये चाह रहे कि सेम ड्रग का कुछ अलग फॉर्मुलेशन बनाए, ट्रांसडर्मल पैच बना दे, कुछ और बना दे. ओके, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, क्राइटेरिया वही है. आफ्टर मेकिंग डिफरेंट डोजेस फॉर्म, he has to compare bioavailability of the previous drug with the newer drug, and if BA is greater than the previous one or equal to, then he will get the permission from the FDA. So with the knowledge of biopharmaceutics, you can compare and you can improve BA of different dosage form from the previous one. जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज, आपको भी हो जाएगा नॉलेज कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, वन मोर एप्लीकेशन. फर्स्ट वन, if any company is going to market new dosage form of a certain API and the dose is known, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पैरासीटामोल का डोज पता है ना, 500 mg, but after making formulation there is a chance of
two phenomena. First is called maybe the drug will be not released quickly. आपको चाहिए था 1 घंटे में रिलीज करना, वो रिलीज नहीं हो रहा ड्यू टू एनी रीजन. हो सकता है आपने हार्डनेस बढ़ा दिया, बाइंडर की क्वांटिटी बढ़ा दी, है ना. आपने पढ़ा होगा जब ये सारी चीजें टेबलेट के फॉर्म में, कब पढ़ा था, पिछले सेमेस्टर में ना. तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे कंपोनेंट का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आते हैं, स्पेशली जीपैट में. जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबलेट के फॉर्म में. सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो रिलीज को चेंज करते हैं, रिलीज पैटर्न को चेंज करते हैं. टेबलेट अगर आपने बनाया है, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, और इसके अलावा सपोज अगर हम 2 टेबलेट ले लिया ए एंड बी, दोनों में हमने सेम बाइंडर यूज किया और सेम डिसइंटीग्रेंट यूज किया, अभी भी ये दोनों का जो रिलीज पैटर्न है वो डिफरेंट है. अब क्या रीजन हो सकता है? डायलुएंट का तो यूज ही नहीं है इसमें. ग्लाइडेंट का कुछ और ही काम है. ग्लाइडेंट इज कॉल्ड फ्लो प्रोमोटर. जब आप डाई और पंच में यूज करते हैं, वहां से जब निकालते हैं ना, उसमें वो यूज होते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं. लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा क्वेश्चन है, जीपैट का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन ये है कि 2 टेबलेट है, दोनों में बाइंडर और डिसइंटीग्रेंट सेम है, उसके बावजूद इसकी जो रिलीज पैटर्न है वो चेंज है. एक फास्ट रिलीज कर रहा है, एक स्लो कर रहा है. कंसंट्रेशन भी सेम है. और बताओ, टेबलेट भी सेम है. हाँ, पेशेंट से क्या मतलब है? पेशेंट से रिलीज का पैटर्न थोड़ी होता है. तब तो हमें हर पेशेंट को ला के चेक करना पड़ेगा रिलीज, जितने भी इंडिया में है 1 अरब आबादी के. हाँ, कौन सा रिएक्शन होता है इसमें? नहीं, बाइंडर सेम है, बता तो दिया, बाइंडर सेम है. कोटिंग है ही ना, अनकोटेड टेबलेट है. आप बताइए, अनकोटेड टेबलेट है. ऐसे पढ़ लिया इंडस्ट्री फार्मेसी, 3rd ईयर में पास आओ करके निकल जाओगे 4th ईयर में. पढ़ा था या बस ऐसे ही अटेंडेंस लगाई थी टीचर के पास जाकर 75%? यहाँ पे सारे अप्लाई किए जाएंगे बायो फार्मास्यूटिक्स में. 6 महीने तो तैयार होकर जाइए आने वाले 6 मंथ में. बायो इक्विवेलेंस तो कुछ और ही है. क्या हो सकता है? हार्डनेस. सही कह रहा, नहीं सही कहा शाहिद ने, हार्डनेस पे डिपेंड कर रहा. हाँ. अब उससे पूछो, उसने आंसर सही दिया, आंसर सही है, बस जस्टिफाई कर दिया तो सही है. पूछो. दोनों में बाइंडर सेम है, डिसइंटीग्रेंट भी सेम है, हार्डनेस कैसे डिफरेंट हो गया? कंपैरिजन मशीन है ना, आपने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया. ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही ना. बहुत ज्यादा कर दिया, जो एक ऑप्टिमम प्रेशर चाहिए उससे आपने बढ़ा दिया, हार्डनेस बढ़ जाएगी, डिसइंटीग्रेशन भी टूटेगी, उसकी बहुत लेट में होगी, तो रिलीज पैटर्न तो अलग हो ही जाएगा ना. ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. ऐसे में तो टेबलेट थिकनेस किस पे मैटर करती है? तो वही तो बताया इसने, वही सेम चीज है. ओके, तो हम कहाँ पे थे अभी? तो हम कहाँ चले गए?
तो क्या चांस है कि जो रिलीज है वो या तो फास्ट हो जाए, एकदम से पूरा रिलीज हो जाए जो हमें नहीं चाहिए, या फिर रिलीज करे ही नहीं 1 घंटे के ड्यूरेशन पे, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऑप्टिमम रिलीज पैटर्न चाहिए, सस्टेन रिलीज नहीं चाहिए टैबलेट में ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें विद द नॉलेज ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स वी कैन चेंज formulation factor to obtain optimum onset of action and duration of action। ऑप्टिमम जो एक वर्ड है ना, वो एक पार्टिकुलर ड्रग के लिए पार्टिकुलर है। किसी ड्रग के लिए अगर 6 घंटे, आपको पता कि ये पैरासीटामोल 6 घंटे में 90% रिलीज कर जाएगी, तभी आप दिन भर में 3 बार लेते हो, लेकिन बॉडी के अंदर वो रिलीज कर ही नहीं रहा, तो आपको लग रहा है कि वो अपना एक्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहा ना। लेकिन हमें तो पता है कि वो 6 घंटे में रिलीज करना चाहिए। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, और इन सारे रीजनों को हम ऑप्टिमाइज करते हैं विद द नॉलेज ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। ओके, चाहे मार्केट में आपको टैबलेट बना करके बेचनी हो, चाहे आपको बॉडी के अंदर रिलीफ पैटर्न चेंज करनी हो, ये सारे के सारे हम कहाँ पढ़ेंगे? बायोफार्मास्यूटिक्स में। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड दीज आर द डेफिनेशन ऑफ और सम एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट अ बेस्ट डोजेस फॉर्म, जो बॉडी के अंदर मैक्सिमम इफिकेसी शो करे और ऑप्टिमम ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को फॉलो करे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अगर आप बढ़ा देंगे और आपने लिया टैबलेट, वो सस्टेन है ही नहीं, लेकिन वो बॉडी के अंदर सस्टेन शो कर रहा, लेकिन आपको तो पता नहीं है ना, तो आपने तो लिया हुआ अनकोटेड टैबलेट, आपको ये पता है कि 6 घंटे के अंदर वो 90% रिलीज कर जाएगा, तभी तो आपने दूसरी डोज ली है और वो वहाँ पे रिलीज नहीं कर रही है, तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा? टॉक्सिसिटी काउज करेगा। तो जो ऑप्टिमम है वो उसी को फॉलो करना है। अगर आपने सस्टेन लिया है तो वो सस्टेन शो करना चाहिए, सस्टेन ले लिया और वो जाकर के कोई एक्शन शो करना शुरू कर दे, तो वो भी ऑप्टिमम नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे बायोफार्म में। अभी जैसे धीरे धीरे जाएंगे, सस्टेन रिलीज किस पैटर्न पे फॉलो करता है, फिर क्विक एक्शन कहाँ पे चाहिए, जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और इसके सारे के सारे फैक्टर्स के साथ साथ हमें डेरिवेशन भी पढ़नी है बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। अब आप फ्री हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप पूछ सकते हैं। कौन